Assalamu alaikum class. Welcome to the next session. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आफ्टर क्रिएशन अ प्रोजेक्ट आपके सामने इस तरह की कुछ इंटरफेस आएगा। तो आप ये राइट साइड पे देखें, हमारे पास एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन हुआ है और इस साइड पे हमारे पास वो इंटरफेस है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे। लेकिन कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे ये एक्सप्लोरर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये आपके पास बाय चांस ये नहीं आता या वैसे आप इसे कट कर देते हैं तो ये दोबारा वापस कहाँ से आएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये व्यू का मेन्यू बना हुआ है यहाँ पे। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये 4th नंबर के ऊपर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। उसके बाद आप इसे जहाँ मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। ये राइट साइड पे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, टॉप पे कर सकते हैं, बॉटम पे कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी कर सकते हैं। वो करना कैसे है, आप इसे ड्रैग करें यहाँ से और जहाँ पे मर्जी फिट कर दें। इस साइड पे ये देखें, अगर आपने लेफ्ट साइड पे करना है तो आप यहाँ पे से छोड़ दें, अगर आपने टॉप पे करना है तो टॉप पे रख दें, बॉटम पे रखना है तो बॉटम पे रख दें। लेकिन कन्वेंशन यही है कि आप इसे राइट साइड पे ही रहने दें, तो मैं इसे राइट साइड पे ही रहने देता हूँ। अब इसके अंदर है क्या क्या, ये एक सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था। तो ये कह रहा है एक सोल्यूशन, ये उसका नाम है और वन ऑफ वन प्रोजेक्ट, यानी इस एक सोल्यूशन के अंदर एक ही सिर्फ प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आपके पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर है क्या क्या, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में है क्या, इस पर डबल क्लिक करें तो आपके पास ये एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, इसके डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं, इसे आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें असेंबली नेम है, जो आपका ये नाम है प्रोजेक्ट का, वही ये नेम है असेंबली का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस, ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस ये कौन सी है, ये आपके ये वाली नेम स्पेस, जो आपके इस नेम स्पेस का नाम होगा वही यहाँ पे नेम होगा। उसके बाद टारगेट फ्रेमवर्क कौन 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 सा है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जिस डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, तो आप जब अपने क्लाइंट की मशीन के ऊपर आप उसे जाकर डिप्लॉय करना चाहेंगे तो आप उसके वहाँ पे रिसोर्सेज को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो वो कौन सा फ्रेमवर्क आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपने यहाँ से देखना होता है। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आउटपुट टाइप इसकी क्या है, कंसोल एप्लीकेशन। अगर आप सी या सी प्लस प्लस के इन्वायरमेंट से आए हैं तो आपने वहाँ पे जो आपकी आउटपुट आती थी एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर आती थी, तो इसकी भी जो आउटपुट आएगी वो भी एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर ही आएगी। उसके बाद ये स्टार्टेड ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों और वो कंसोल एप्लीकेशन को ना यूज़ करते हों, कोई और प्रोजेक्ट हो जैसे ASP.NET को यूज़ करते हुए अगर आपने एप्लीकेशन बनाई है, तो डिफरेंट उसके अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, तो आप उसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह और ही इसमें ऑप्शन हैं, और ये देखें इसके और भी, इसे आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, तो आप इसे बंद करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंसेस क्या हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो और प्रोजेक्ट होते और उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो सकती थी, तो वो इसी सूरत में पॉसिबल हो सकती थी अगर हम उसका रेफरेंस इसमें ऐड कर दें। तो रेफरेंस ऐड कैसे करना है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये देखें उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड रेफरेंस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट और बने होंगे तो वो आपके पास लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। पर जिसका आपने करना हो तो आप उसे सेलेक्ट करके तो ओके करेंगे तो वो रेफरेंस उसका ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास ऐप डॉट कॉन्फिग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो आपने फ्रेमवर्क कौन कौन सा इंस्टॉल किया है, कनेक्शन सेटिंग, अगर आपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाई है तो उसकी आपने यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग देनी है। तो इससे भी ये भी आपको समटाइम्स समहाउ आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद ये मेन जो चीज़ है फ़िलहाल जो आपने यूज़ करनी है बार बार, वो ये है। अब ये क्या है, ये यही वाली विंडो है जो ओपन हुई हुई है आपके पास। जैसे ही अगर ये क्रॉस हो जाती है आपके पास तो दोबारा कैसे लेके आनी है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। प्रोग्राम डॉट CSCS मीन्स सी शार्प, और प्रोग्राम इसका नाम है, चूंकि इसकी क्लास का नाम भी प्रोग्राम है, इसके नाम से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब इस विंडो को ज़रा देखें, ये टॉप के ऊपर ये देखें, ये यूजिंग सिस्टम, फिर यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। अब ये क्या है, अगर आप सी या सी प्लस प्लस अगर आपने यूज़ की हो तो वहाँ पे आप हेडर फाइल से यूज़ करते थे। तो आप ये मैप बना सकते हैं, ये स्केच बना सकते हैं, जिस
पर्पस के लिए हेडर फाइल यूज़ होती थी, यहाँ पे नेम स्पेसेस होती हैं, ये डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं। अगर आपने उसे यूज़ करना हो तो आप यूजिंग का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उसे नेम स्पेस का नाम लिखते हैं जिसको आपने यूज़ करना हो। जैसे मैंने सिस्टम को यूज़ करना है या सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक को यूज़ करना है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद ही ऐड कर दी है। उसे ये था कि ये शायद आप इनमें से कोई यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगा तो वो ये इसे हाईलाइट कर देगा। अभी हम यहाँ पे इनमें से कोई क्लास यूज़ करेंगे तो वो देखिएगा आप, इसे वो हाईलाइट कर देगा आपको। इसका मतलब ये होगा कि आप इसमें से किसी क्लास को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस होती क्या है? नेम स्पेस में डिफरेंट हमारे पास क्लासेस होती हैं, ठीक है। एक क्लास ये है, इसी तरह आप नीचे और क्लास बना सकते हैं, इसी तरह आप जितनी चाहे मर्जी क्लासेस बना सकते हैं। उन क्लासेस के अंदर क्या होता है, आपके डिफरेंट मेथड्स बने होते हैं। सी शार्प में हम मेथड्स कहते हैं, आप फंक्शन कह लें, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स बने होते हैं। अब ये नेम स्पेस एक कीवर्ड है, उसके बाद नेम स्पेस का नाम है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग ब्रेसेस है और ये इसकी क्लोजिंग ब्रेसेस है। अब इसके अंदर आप एक, हमारे पास क्लास बनी हुई है, ये क्लास का एक कीवर्ड लगा हुआ है इंटरनल। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ इसी नेम स्पेस के अंदर यूज़ हो सकती है क्लास, इसके बाहर यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसे कीवर्ड रखा हुआ है इंटरनल। ये इसने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के दौरान खुद ही ये इसे इस तरह लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट ऐसे स्पेसिफायर अगर आपने पढ़े हों, जैसे प्राइवेट है, पब्लिक है, तो उनमें से एक ये भी है। पब्लिक अगर यहाँ पे लगा दे तो जो सा मर्जी प्रोजेक्ट अगर उसका रेफरेंस ऐड है तो वो इस क्लास को यूज़ कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लास एक कीवर्ड है, अगर क्लास बनानी है तो क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद उस क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन उसके अंदर बना हुआ है। अभी ये स्टैटिक, अब ये स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर इसमें डिफरेंट फंक्शंस बने हों और अगर हमने उसे एग्जीक्यूट करना हो तो हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसे चला सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक इस वजह से यूज़ हुआ है इसके साथ। उसके बाद ये वाइड क्या है? ये रिटर्न टाइप है, यानी ये फंक्शन कोई भी डाटा टाइप रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए इसकी डाटा टाइप क्या है? वाइड है। उसके बाद ये मेन एक फंक्शन है। अगर आपने सी प्लस प्लस यूज़ की हो तो उसमें भी आप जितने चाहें उतने फंक्शन बना सकते थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए था जिसका नाम मेन फंक्शन हो। और वो क्यों हो? क्योंकि उस जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो वो उसे कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो मिले। अगर 10 20 25 अगर आपने फंक्शन बनाए हुए हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी एग्जीक्यूशन? टॉप से करनी है, बॉटम से करनी है, मिड से करनी है, कहाँ से करनी है? तो वो उसके लिए एक मेन फंक्शन होना चाहिए। तो ये एक एंट्री पॉइंट के तौर के ऊपर काम करता है। बिल्कुल उसी तरह सी शार्प में भी इसी तरह ही है। अगर आपने अपने तो ये भी एक एंट्री पॉइंट के तौर के ऊपर ही काम करेगा। अब आप यहाँ भी अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको, सबसे पहले प्रोग्राम यही बनाया जाता है कि कोई चीज़ हमने अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करनी है, तो उसके लिए यूज़ होती है कंसोल की क्लास डॉट राइट लाइन, ठीक है। तो आप ये कंसोल की एक क्लास है, ये कंसोल की ये कंसोल की एक क्लास है आपके पास, ठीक है। उसका मैंने एक मेथड यूज़ किया है राइट लाइन का। अब इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, जैसे मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो वो इस हेलो वर्ल्ड को कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये एक लाइन क्या काम कर रही है? ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। अब इसे रन करके देखते हैं, तो रन करने के लिए ये स्टार्ट का बटन बना हुआ है, ये वाला। तो इस पे ऊपर आप क्लिक करें तो वो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें ये हुआ क्या, ये आपकी एप्लीकेशन रन होने के बाद फ़ौरन बंद हो गई। वो सबसे पहले इसके पास आया होगा, यहाँ पे मेन फंक्शन में एंटर हुआ होगा, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद उसे नीचे कुछ भी नहीं मिला और वो उसने एंड कर दिया। अब यहाँ पे मसला क्या है कि वो इसको एग्जीक्यूट तो कर रहा है लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है कंसोल डॉट रीड लाइन की, कि वो, अब इसका क्या पर्पस है? सबसे पहले इसमें इस लाइन के पास आया, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर उसके बाद जब इस लाइन पे आया तो वो कह रहा है कि एक स्ट्रिंग रीड करो, रीड लाइन, यानी कि कोई करैक्टर रीड करो। तो वो जब तक एक करैक्टर एंटर नहीं होगा तो वो स्टॉप रहेगी स्क्रीन,
ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारे पास ये लिखा है ये आउटपुट, उसके बाद वेट कर रहा होगा, ब्लिंक कर रहा होगा, कि वेट कर रहा होगा कोई करेक्टर एंटर करे, तो उसके बाद जब वो मैं करेक्टर एंटर कर लूंगा तो वो स्क्रीन है खुद ब खुद बंद हो जाएगी, यानी ये भी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद उसे नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर वो खत्म हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ये देखें, आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, अब ये देखें नीचे ब्लिंक कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि कोई करेक्टर एंटर करें, अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि वो नीचे वाली लाइन भी चल गई है और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जैसे ये मैंने एंटर किया तो देखें ये लाइन भी एग्जीक्यूट हुई होगी, तो उसके बाद नीचे उसे कुछ नहीं मिला, तो वो उसने प्रोग्राम बंद कर दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।